चलो देखो, चैप्टर का नाम है प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988। लेकिन इस चैप्टर में अमेंडमेंट आया बेटा 2016 में, और अमेंडमेंट आने के बाद बहुत सारी चेंजेस किए। वो आने के बाद इस चैप्टर का नाम क्या पड़ा? बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। पहले चैप्टर के नाम को समझो। जब ये अमेंडमेंट से पहले इसका नाम क्या था? द प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988। लेकिन अमेंडमेंट के बाद इस चैप्टर का नाम क्या पड़ा? बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने डिफाइन किया आपको इंट्रो में क्या लिखा हुआ है। ये जो बेनामी ट्रांजैक्शन है जब 1988 में आया था तो कौन से डेट को आया था? 19 मई 1988 को इंडिया में आया। कब आया था? 19 मई 1988 को ये इंडिया में आया पहली बार। ठीक है, एंड जब ये आया था उस टाइम अप्लाई होता था होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, द एक्ट प्रोहिबिट्स। अच्छा सर, इस एक्ट में क्या था? तो इस एक्ट में बेनामी ट्रांजैक्शन एंड प्रोवाइड्स फॉर कॉन्फिस्केशन बेनामी प्रॉपर्टीज। यानी सबसे पहले ये एक्ट दो बातें करता था। बोलता था हम बेनामी ट्रांजैक्शन होने नहीं देंगे, और अगर बेनामी ट्रांजैक्शन हुआ तो हम बेनामी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लेंगे। ठीक है, पूरे एक्ट में बस बेटा तो दो ही बातें पढ़ेगा, व्हाट इज बेनामी ट्रांजैक्शन एंड हाउ टू कॉन्फिस्केट बेनामी ट्रांजैक्शन। खत्म। देखो लॉ क्या बोल रहा है? बेनामी ट्रांजैक्शन होने नहीं देंगे, बट कौन सी कंट्री में लॉ पढ़ रहे हैं? इंडिया जुगाड़ू कंट्री है। बेनामी होगा, अगर तुमने किया तो हम क्या कर लेंगे? कॉन्फिस्केट। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट, हुएवर में बताऊंगा कौन कौन आते हैं। हुएवर एंटर इनटू एनी बेनामी ट्रांजैक्शन शैल बी पनिशेबल। जब ये लॉ आया था उस टाइम अगर मान लो आप बेनामी में एंटर करके पकड़े गए, कब? 1988 वाले लॉ की बात कर रहा हूं, तो आपको 3 साल तक की जेल और फाइन लगेगा। देखो फाइन नहीं डिफाइन है ना, फाइन नहीं डिफाइन है ना, 3 साल तक की जेल और फाइन लगेगा। अगेन बेटा बेनामी ट्रांजैक्शन इंडियन पीनल कोड में आ जाता है, मतलब क्रिमिनल ट्रांजैक्शन है। ठीक है, याद है ना? और हमने क्या पढ़ा था आईपीसी में? क्रिमिनल ट्रांजैक्शंस के फाइन डिफाइन नहीं होते, वो डिपेंड करता है कि तुम्हारी वजह से कितना डैमेज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग से क्या लगाया जाएगा? फाइन। याद रहेगा? पक्का? चलिए तो दोबारा से रिकैप करते हैं बेटा। 1988 में जब ये लॉ आया था, सबसे पहले कौन से डेट को आया? 19 मई 1988 को। कहां तक अप्लाई होता है? होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये एक्ट सिर्फ दो बातों को डील करता था। क्या? कौन सी बेनामी ट्रांजैक्शन है हम होने नहीं देंगे, और अगर तुमने किया तो क्या कर लेंगे हम उसको? कॉन्फिस्केट। और लास्ट क्या लिखा हुआ है? फाइन लगता था, पनिशमेंट लगता था, 3 साल तक की जेल और फाइन। फाइन डिफाइन नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ सर। 2016 में क्या हुआ? 2016 में देखो जो अमेंडमेंट आया उसका प्लेटफॉर्म कैसे कैसे रन किया। सबसे पहले इस अमेंडमेंट बिल का नाम था बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट बिल 2015, मतलब 2015 में ड्राफ्टिंग हुई इसकी। करेक्ट है? वॉज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। लोकसभा में कब गया? 13 मई 2015 को बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। किन्होंने प्रेजेंट किया था? अरुण जेटली जी ने बेटा प्रेजेंट किया था। ठीक है, एंड प्रेसिडेंट को असेंट मिला कब? 10 अगस्त 2016। एंड द बिल सीक टू अमेंड द बेनामी। सर हमने लॉ चेंज नहीं किया है, पुराने लॉ में अमेंडमेंट लाया है। पुराने लॉ में क्या हुआ है? अमेंडमेंट लाया। ध्यान से, कंपनीज एक्ट चेंज हुआ है। हम बोलते हैं ना कंपनीज एक्ट 2013, ऐसा बोला है? कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2013 नहीं ना। आपको पता है 2013 के बाद बहुत सारे अमेंडमेंट आए, तो हम वहां पे बार बार यूज करते हैं कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2013, और उसमें हम अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं। देखो एक्ट चेंज होता है, और जब एक्ट अमेंड होता है तो दोनों के नाम में डिफरेंशिएशन होता है। अगर एक्ट चेंज होगा तो अमेंडमेंट की नाम हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे 1956 का लॉ हमने एबॉलिश कर दिया, और क्या लेके आया? कंपनीज एक्ट 2013 लेके आया। याद रहेगा? पक्का? चलिए तो चलो पहले यहां पे रिकैप करो। आपको एग्जाम में एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछेगा किसने बिल प्रेजेंट किया था, क्या बोलोगे? अरुण जेटली। दूसरा, कौन से डेट को लोकसभा में गया? 13 मई 2015 को। और प्रेसिडेंट का असेंट कब आया? 10 अगस्त 2016। क्लियर है? हाँ, एमसीक्यू में बेटा आएगा, क्योंकि अभी 20 मार्क्स का एमसीक्यू है ना, तो उसमें आ सकता है। नेक्स्ट देखो,
द अमेंडमेंट एक्ट हैज केम इनटू फोर्स, और ये अमेंडमेंट कब से इफेक्ट में आया? 1 नवंबर। कुछ समझ में आ रहा? प्रेसिडेंट का एसेंट बेटा 10 अगस्त को आ चुका था, जबकि एक्ट कब से इफेक्ट में आया? 1 नवंबर। कुछ याद आ रहा? सेम ऐसा ही लॉ हमने जब आरटीआई पढ़ा था, आरटीआई में प्रेसिडेंट ने एसेंट कब दिया और एक्ट इफेक्ट में कब आया? 120 डेज के बाद। याद आ रहा? हमने ज्यूरिस्प्रूडेंस में जब आरटीआई पढ़ा था उसमें भी सेम लिखा हुआ था। चलिए आइए अब ध्यान देते हैं, सर ये अमेंडमेंट कैसे हुआ? क्या लिखा हुआ है? द बिल सीक टू अमेंड द डेफिनेशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन। सबसे पहले इस एक्ट में बेनामी ट्रांजैक्शन के डेफिनेशन को चेंज किया गया। बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है, आप पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारे न्यू वर्ड्स आपको दिखेंगे। क्लियर है? दूसरा, एस्टैब्लिश एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज, मतलब इस एक्ट के अंदर में हमने एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज को अपॉइंट कर दिया, एपलेट ट्रिब्यूनल को अपॉइंट किया। जैसे याद है ना, कंपनी लॉ में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है? एनसीएलटी और एनसीएलएटी, एनसीएलटी और एनसीएलएटी। वैसे ही बेटा हमने यहाँ पे भी बना दिया। क्लियर है? पढ़ेंगे आगे किसको बनाया है। एंड स्पेसिफाई द पेनल्टीज। ध्यान से बेटा, पुरानी वाली पेनल्टी चेंज होगी। पुरानी वाली कितनी थी? 3 साल का जेल और फाइन डिफाइन नहीं था, बोला वो हमने चेंज कर दिया। क्लियर है? तो आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछता है, बताओ बेनामी जो अमेंडमेंट आया उसमें किस चीजों के ऊपर फोकस किया गया? क्या बोलोगे? पहला डेफिनेशंस के ऊपर। किसके डेफिनेशन? बेनामी ट्रांजैक्शंस। दूसरा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज डिफाइन किया गया, और तीसरा हमने पेनल्टी चेंज कर दी। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अमेंडमेंट क्या है बेटा? बेनामी ट्रांजैक्शंस। तो पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेनामी। अब ध्यान से, मैं ओल्ड नहीं पढ़ा रहा, मैं जो भी पढ़ा रहा हूं वो न्यू, यानी अमेंडमेंट के बाद वाला जो बेनामी का डेफिनेशन है वो हम बात करते हैं। चलिए, बेनामी, मीनिंग ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन। हम क्या पढ़ रहे हैं? बेनामी ट्रांजैक्शन होता क्या है? देखो इस चैप्टर, ये चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, मैं सीधा क्या बोला, बेनामी पता करना है, उसका कॉन्फिस्केशन देखना है, पेनल्टी देखना है, खत्म। और कुछ नहीं इसमें पढ़ना है, ठीक है? और अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम है इस एक्ट से, तुम्हें प्रॉब्लम है, ठीक है, अपील कर दो। क्लियर है? आ जाओ, क्या लिखा हुआ है? परचेजर और होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टीज इन इंडिया इन द नेम ऑफ अनदर पर्सन। अंडरलाइन द वर्ड इन द नेम ऑफ अनदर पर्सन। मतलब आपने अगर कोई प्रॉपर्टी या तो परचेज कर रखा है या तो होल्ड कर रखा है किसी दूसरे के नाम पे, उसको हम क्या बोलते हैं? इट्स अ बेनामी ट्रांजैक्शन। ठीक है? बेनामी लिटरली मींस विदाउट नेम। बेनामी का इंग्लिश मीनिंग क्या है बेटा? विदाउट नेम। क्लियर है? आपने बोला अमित सर समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं समझ में आया बेटा, अभी आगे देखते हैं बेनामी किस किस चीजों को बोला गया है। ठीक है? हमने ये बोला बेनामी का मतलब क्या? बिना नाम का ट्रांजैक्शन। क्लियर? वो क्या कहलाएगा? बेनामी। ठीक है? अब आगे देखो, इस बेनामी वर्ड को और कितना एक्सप्लेन किया गया, सिचुएशन बताए गए, ऐसे ट्रांजैक्शंस बेनामी कहलाएंगे। सिंपल वर्ड में आप एग्जाम में क्या लिखवाओगे? एनी ट्रांजैक्शन विच हैज डन विदाउट नेम, इट्स अ बेनामी। बट हाउ? कैसे? कौन कौन से ट्रांजैक्शन को बोलेंगे? चलो देखो, पहला, अ ट्रांजैक्शन और एन अरेंजमेंट, क्या? वेयर अ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, आपने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड की है या आपने कोई प्रॉपर्टी हेल्ड कर रखा है। किसने हेल्ड किया? बाय पर्सन। एंड कंसिडरेशन फॉर सच प्रॉपर्टी हैज बीन प्रोवाइडेड और पेड बाय अनदर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, पैसा मेरा, ठीक है, श्वेता के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, क्या हो गया? बेनामी। पैसा मेरा और श्वेता के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, क्या हो गया बेटा? ट्रांजैक्शन बेनामी। यानी पैसा किसी और का, प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे। रिया बोलिए सर ये तो फिर बिल्कुल गलत है, लॉ ही गलत है। पहला लाइन आपने गलत बोल दिया। आपने क्या बोला? पैसा किसी और का और प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे। सर जस्ट इमेजिन, मेरे पापा ने मेरे नाम पे फ्लैट कर दा, क्या बेनामी है? ध्यान से, जब लॉ मेकर ने अभी हो गया ना, अभी क्या बोला पहले लाइन में? पैसा किसी और का, प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे, तो क्या बोल देंगे उसको? बेनामी। तो रिया बोल रही है अमित सर एक बात बताओ, पैसा मेरे पापा का, पापा ने मुझे मेरे नाम पे प्रॉपर्टी खरीदा, मेरे बर्थडे पे गिफ्ट दिया, तो क्या वो बेनामी हो गया? लॉ मेकर ने पहले ही लाइन में उनको लग गया हमने सेंटेंस ही गलत लिख दी। पहली लाइन में लोगों को क्या लगा? हमने सेंटेंस गलत लिख दी। फिर इसका एक्सेप्शन आया, आगे पढ़ेंगे एक्सेप्शन क्या क्या है। समझा? समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? सेकंड पॉइंट देखो बेटा, एक्सेप्शन अभी डील नहीं करेंगे, बाद में। द प्रॉपर्टी इज हेल्ड फॉर द इमीडिएट और फ्यूचर बेनिफिट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑफ द पर्सन हु हैज प्रोवाइडेड द कंसिडरेशन। ध्यान से, पैसा भी अपने वाले एग्जाम्पल में पैसा किसने दिया था? मैंने। प्रॉपर्टी किसके नाम पे थे? श्वेता के नाम पे, तो हमने क्या बोला? इट्स अ बेनामी।
अच्छा बेटा, जो प्रॉपर्टी मैंने श्वेता के नाम पे खरीदे ना, वो श्वेता हाल फिलहाल अभी यूज करेगी, लेकिन फ्यूचर बेनिफिट मुझे ही मिलने वाला है। बोलोगे अमित सर फिर तो ये इनकम टैक्स से मैच कर रहा है। याद करो, आपने क्लबिंग नाम का चैप्टर पढ़ाया था, और क्लबिंग में क्या पढ़ाया था? आपने अपनी प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन या इनएडिकेट कंसिडरेशन अपनी स्पाउस को ट्रांसफर किया। क्या करते थे हम? जस्ट डमी दिखाते थे कि ट्रांजैक्शन हुआ है, बट क्या होता था रियल में? नहीं। समझ में आ गया? तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? पैसा किसी और का, प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे, दैट इज बेनामी। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि सर जिसके नाम पे तुमने प्रॉपर्टी खरीदा है वो उसको फ्यूचर बेनिफिट नहीं करेगा। कौन करेगा? जिसने पैसा लगाया है। याद रहेगा? पक्का? चलिए, लेकिन देखो इसके एक्सेप्शंस लिखे हुए, एक्सेप्ट व्हेन द प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाय, एक्सेप्ट व्हेन द प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाय। पहला, अ प्रॉपर्टी एक्वायर्ड आउट ऑफ द नोन सोर्स ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड हेल्ड बाय एचयूएफ फॉर द बेनिफिट ऑफ कर्ता और फॉर द बेनिफिट ऑफ मेंबर्स। मान लो एचयूएफ ने कोई प्रॉपर्टी खरीदा, किसके नाम पे होगा? कर्ता के नाम पे। लेकिन एक बात मुझे बताओ, उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल तो को पार्टनर भी करेंगे, क्या इसको भी बेनामी बोल दो? बोला नहीं, ये बेनामी तब नहीं कहलाएगा बस एचयूएफ ये प्रूफ कर दे कि पैसा कहां से लाया। तुम्हारा जो सोर्स है वो नोन होना चाहिए। अगर तुमने सोर्स का डिक्लेरेशन नहीं दे पाया तो ये क्या कहलाएगा? ये बेनामी। समझ में आ रहा? पक्का? पक्का समझ में आ गया? किंजल बोले अमित सर फिर तो याद करो, आपने टैक्स में एक बात पढ़ाई थी, अगर सेक्शन 68, 69 वाले सीरीज के कोई इनकम होते हैं तो उसके ऊपर 60% का टैक्स, 25% का सरचार्ज और 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। और उसमें भी आपने क्या बोला था कि जब आप नॉन सोर्स नहीं बता पाते हो तो हम उसके ऊपर इतना टैक्स लेते हैं। जैसे आपके बैलेंस शीट में ज्वेलरी दिख रहा है, लेकिन हमने पूछा ज्वेलरी कहाँ से लाया, लेकिन आपको पता ही नहीं ज्वेलरी कहाँ से लाया। आप बोल रहे मुझे नहीं पता ज्वेलरी का पैसा कहाँ से आया, तो उसके ऊपर टैक्स लगा देते थे। अब देखो दोनों चीज को मैच करो। मैंने क्या बोला था? टैक्स जब पढ़ाया था तो क्या बोला था बेटा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लीगल इलीगल इनकम से कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने भी इनकम तू कमाएगा सबके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या लेगा? टैक्स लेगा। देखो अब देखा जाए तो सेक्शन 68 का ट्रांजेक्शन यहाँ के अकॉर्डिंग से बेनामी हो गया, हुआ या नहीं हुआ? तो बेनामी ट्रांजेक्शन के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कितना टैक्स लिया? 60% का टैक्स, 25% का सरचार्ज और 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सर अगर आपके हिसाब से 68, 69 वाला इनकम अगर बेनामी है तो क्या सर ये टैक्स देने के बाद हम बेनामी ट्रांजेक्शन के पेनल्टी से बच जाएंगे? नहीं बेटा, वो भी होगा। समझ में आ रहा? पक्का? तो अगर तुम्हारी प्रॉपर्टी बेनामी पाई गई तो समझ जाना 2 लॉ तुम्हारे ऊपर लग जाएंगे। पहला ये वाला, और दूसरा इनकम टैक्स तो किसी का पीछा नहीं छोड़ता। क्लियर है? पक्का? चलिए, तो देखो पहला क्या लिखा हुआ है? एचयूएफ की कोई प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है बेटा? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, नॉन सोर्स से है तो हम क्या बोलेंगे? बेनामी नहीं है। दूसरा, प्रॉपर्टी हेल्ड बाय पर्सन इन फिड्यूसरी कैपेसिटी where a fiduciary responsible for managing the asset of another person or a group of person, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? इट्स अ नॉट अ बेनामी। अब फिड्यूसरी कैपेसिटी याद करो, कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो इनकॉर्पोरेट करने वाला बंदा होता है प्रमोटर। तो क्या प्रमोटर कंपनी का एजेंट होता है? ट्रस्टी होता है? नहीं ना। प्रमोटर किस पे काम कर रहा होता है? फिड्यूसरी पोजीशन। प्रमोटर किस पे काम कर रहा होता है? फिड्यूसरी पोजीशन। यानी तो फिड्यूसरी कैपेसिटी, प्रमोटर जब कंपनी को इनकॉर्पोरेट करता है तो प्रमोटर का पोजीशन क्या होता है? फिड्यूसरी। क्या बोलेंगे? प्रमोटर बेनामी प्रॉपर्टी हेल्ड कर रहा है। डायरेक्टर का पोजीशन क्या होता है? फिड्यूसरी। क्या बोलेंगे? डायरेक्टर बेनामी प्रॉपर्टी हेल्ड कर रहा है। बोला नहीं। अगर आपने फिड्यूसरी पोजीशन में कोई प्रॉपर्टी हेल्ड कर रखा है, फिड्यूसरी का मतलब होता है पोजीशन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट। लिख लो, फिड्यूसरी का मतलब क्या होता है? पोजीशन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट। तो अगर आपने फिड्यूसरी पोजीशन में कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रखा है तो बेनामी के डेफिनेशन में नहीं आएगा। फिड्यूसरी का मतलब क्या है? पोजीशन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट। क्लियर है? चलो बताओ 2 एक्सेप्शन बेनामी के। पहला, एचयूएफ की प्रॉपर्टी है नॉन सोर्स से। दूसरा, फिड्यूसरी कैपेसिटी में प्रॉपर्टी है तो बेनामी नहीं कहलाएगा। तीसरा सवाल बेटा, रिया ने क्या पूछा था सवाल? अमित सर पापा ने मेरे लिए प्रॉपर्टी को खरीदा तो क्या वो बेनामी कहलाएगा? देखो 3rd पॉइंट में लिखा हुआ है, अगर किसी पर्सन ने, एनी पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल, उसने प्रॉपर्टी किसके नाम पे खरीदा है? अपने स्पाउस, अपने बच्चों के नाम पे, और कंसिडरेशन जो है उसका नॉन सोर्स से आया है, तो हम क्या बोलेंगे? इट्स नॉट अ बेनामी।
इट्स नॉट अ बेनामी। मतलब क्या, अगर मेरे पापा मेरे लिए कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं और पापा ने सोर्स का पता पैसा बता दे कि मैंने सोर्स कहाँ से लाया ताकि मैंने बेटे को गिफ्ट दिया है, बेटे के नाम पे प्रॉपर्टी कर दी, तो बेनामी नहीं कहलाएगा। याद रहेगा। एंड लास्ट, any person in the name of brother or sister or lineal descendant or descendant, whether the name of brother or sister or lineal descendant or descendant and the individual appears as a joint owner, और आपका consideration again known है, तो ये बेनामी नहीं कहलाएगा, यानी joint property again are not a बेनामी। अब देखो बेटा, 4 हमने एक्सेप्शन पढ़े, कौन कौन से? HUF वाला, फिड्यूसरी वाला, अपने स्पाउस और बच्चे वाला, ब्रदर सिस्टर लीनिएट असेंडेंट और डिसेंडेंट वाला। बोला ये चारों सोर्स में बेनामी तब नहीं कहलाएगा जब प्रॉपर्टी नोन सोर्स से खरीदा गया है। अगर प्रॉपर्टी अननोन सोर्स से खरीदा गया है तो चारों केस में बेनामी कहलाएगा। क्लियर है? पक्का? बेनामी का डेफिनेशन समझ में आ रहा? हमने अभी पहला एक्सेप्शन पढ़ा है, ठीक है, लेकिन ध्यान से अब जो बातें बता रहा हूं बी में वो बेनामी है। अभी जो अपन ने 4 बातें पढ़ी वो पहले पॉइंट का एक्सेप्शन था, और पहला क्या था? बेनामी प्रॉपर्टी है। उस पहले पॉइंट के 4 एक्सेप्शन, वो 4 बेनामी नहीं है। कब? जब नोन सोर्स होगा। अननोन सोर्स होगा तो अगेन बेनामी है। वो बेटा ये जो डेफिनेशन है बहुत अजीब लिखा हुआ है, पहले निगेटिव फिर पॉजिटिव, फिर से 3 बातें निगेटिव है, बी सी और डी निगेटिव है। ऐसा ही सेम डेफिनेशन अपन ने कैपिटल गेन चैप्टर में पढ़ा था। पहले क्या कैपिटल एसेट है, फिर पढ़ा कैपिटल एसेट क्या नहीं है, और फिर अंदर पढ़ा क्या 6 चीजें कैपिटल एसेट है। याद है ना? ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग वगैरह। चलिए पॉइंट नंबर बी क्या लिखा हुआ है? अ ट्रांजेक्शन और एन अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी कैरीड आउट और मेड इन अ फिक्टिशियस नेम। फिक्टिशियस मतलब डम्मी, डम्मी नाम पे। अगर आपने कोई भी ट्रांजेक्शन या अरेंजमेंट किया किसके रिगार्डिंग? प्रॉपर्टी। ध्यान से बेटा, पता है लोगों के माइंड में गलत फहमी क्या रहती है? बेनामी प्रॉपर्टी में ओनली इमूवेबल आता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लॉ मेकर ने क्या बोला? प्रॉपर्टी। लॉ मेकर ने क्या बोला? प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मूवेबल, इमूवेबल, इंटेलेक्चुअल सब आएगा। याद रहेगा? नेक्स्ट पॉइंट, a transaction or an arrangement in respect of property where owner of the property is not aware or denies knowledge of such ownership। मतलब क्या? अगर कोई ट्रांजैक्शन या अरेंजमेंट हुआ है किसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग और जो बोल रहा है कि ये प्रॉपर्टी इसकी है लेकिन सामने वाला बंदा बोल रहा है मेरा नहीं है, तो क्या बोल देंगे हम इसको? बेनामी। अगेन नाम नहीं है ना इसका, किसका है क्या पता चला? नहीं, तो क्या बोलेंगे? इट्स अ बेनामी। नेक्स्ट, a transaction or an arrangement in respect of property where the person providing the consideration is not traceable। किसने पैसा दिया है मिल ही नहीं रहा। तुमने बोला कि सर, जैसे मान लो श्वेता से पूछा गया बेटा श्वेता तेरे पास प्रॉपर्टी कहाँ से आई? बोला अमित सर ने खरीद के दिया। कौन है अमित सर? नहीं पता, मिल नहीं रहे। क्या बोल देंगे अमित सर? बेनामी। याद रहेगा? वेरी सिंपल, सिंपल डेफिनेशन है। पक्का याद रखना, डेफिनेशन डिट्टो कॉपी 5 नंबर में आ जाएगा एज इट इज। एक भी पॉइंट छोड़ के नहीं आना है। पहले पॉइंट के 4 एक्सेप्शन लिखने हैं, फिर ये 3 पॉइंट लिखना है। ध्यान से सुनो बेटा, पॉइंट नंबर ए बी सी डी इट्स अ बेनामी, लेकिन एक के विद 4 एक्सेप्शन विथ सोर्स नॉट अ बेनामी, विदाउट सोर्स देन इट इज अ बेनामी। वो बातें समझ में आ रही? अच्छा, ए में हमने 2 पॉइंट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? 2 पॉइंट। विदाउट नेम प्रॉपर्टी होगा तो बेनामी कहलाएगा, और दूसरा हमने क्या पढ़ा था? फ्यूचर बेनिफिट के लिए रखोगे तो बेनामी कहलाएगा। उस पॉइंट के 4 एक्सेप्शन थे, और उसका बी सी और डी वो टोटली बेनामी है। ठीक है? अच्छा, आपसे किसी ने पूछा इसको अपोजिट करो, कौन बेनामी नहीं कहलाएगा? बोला जितने भी ट्रांजेक्शन लिखे हुए ए बी सी डी सब नॉन सोर्स से हुआ है तो बेनामी नहीं है। नॉन सोर्स से हुआ है और फिक्टिशियस नेम पे नहीं हुआ है तो बेनामी नहीं है। तुमने दोनों साइड से डेफिनेशन पढ़ लिए, समझ में आ गया बेनामी का डेफिनेशन? पक्का? चलिए अब यहां पे देखो बेटा, कुछ एक्सप्लेनेशन मैंने दिए हैं, ध्यान से सुनना। अब ये एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल है, इससे आपका इनकम टैक्स और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, बेनामी ट्रांजेक्शन शैल नॉट इंक्लूड एनी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग द allowing of the possession of any property to be taken or retained as a part performance। सुनो बेटा, पार्ट परफॉर्मेंस याद है? ये सेम वर्ड हाउस प्रॉपर्टी में भी आया था, और ये सेम वर्ड कैपिटल गेन चैप्टर में भी आया था, पार्ट परफॉर्मेंस, सेक्शन 53A ऑफ द टोपा। ये क्या बोलता है? जैसे मान लो मैं किंजल को अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, ठीक है? मुझे बताओ किंजल के नाम पे प्रॉपर्टी कब मानी जाएगी? जब उसकी रजिस्ट्री होगी,
जब उसकी रजिस्ट्री होगी, किंजल ने मुझे पैसे दे दिए, मैंने घर की चाबी दे दी, किंजल ने घर में रहना शुरू कर दिया, मुझे बताओ पोजीशन गया। लेकिन क्या अभी तक किंजल के नाम पे प्रॉपर्टी हुई है? नहीं ना, रजिस्ट्री नहीं हुई। मुझे बताओ मेरी गलती, किंजल की गलती, किसकी? डिले किसकी तरफ से है? रजिस्ट्रार की तरफ से ना। तो हम क्या बोलेंगे? इट्स अ पार्ट परफॉर्मेंस, इट्स अ पार्ट परफॉर्मेंस। बोला पार्ट परफॉर्मेंस इज नॉट अ बेनामी। क्यों? पैसा दे चुका ना, किसके नाम पे होने वाले वो भी पता है ना तुझे, लेकिन बस हुआ कि अभी तक नाम पे रजिस्ट्री नहीं हुआ है, तो पार्ट परफॉर्मेंस इज नॉट अ बेनामी। ठीक है, क्या लिखा देखो, इफ under any law for the time being consideration for such property has been provided by a person to whom possession of property has been allotted, but the person who has granted possession thereof continue to hold ownership of such property, stamp duty on such transaction arrangement has been paid and the contract has been registered, तो हम क्या बोलेंगे? इट्स नॉट अ बेनामी। याद रहेगा? तो सिंपल ऐसे याद रखो, पार्ट परफॉर्मेंस इज एन एक्सेप्शन ऑफ बेनामी। समझा? आई थिंक अब बहुत अच्छे से तुम्हें बेनामी ट्रांजेक्शन क्लियर हो गया, और माइंड में से एक गंदगी सबसे पहले निकाल दो, बेनामी इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द इमूवेबल, इट रिलेटिंग टू द एनी प्रॉपर्टी वेदर इट इज ए मूवेबल, इमूवेबल और इंटेलेक्चुअल। समझा? पक्का? चलिए, आज एक सवाल ड्यू रहा बेटा, ये याद करके रखना, जब मैं IPR पढ़ाऊंगा तब एक सवाल पूछूंगा। ठीक है, अभी बहुत दिन, कम से कम 15 लेक्चर के बाद अपन IPR पे जाएंगे, तब पूछूंगा ये सवाल, देखता हूँ किसको कितना याद है। चलिए, बेनामी अच्छे से याद हो गया। नेक्स्ट आते हैं बेटा, एज पर सेक्शन 3। अब देखो सेक्शन 3 क्या बोलता है, ध्यान से, सबको समझ में आया ना यहाँ तक? चलो पेज नंबर 4 पे आगे बेटा। सेक्शन 3 क्या बोलता है? नो पर्सन शैल एंटर इनटू एनी बेनामी ट्रांजैक्शन, हूएवर एंटर इनटू एनी बेनामी ट्रांजैक्शन शैल बी पनिशेबल। कितना बेटा? 3 साल का जेल और बोथ, क्या बोला था? ये फाइन, ये जेल। कौन सा वाला है? पुराना वाला। अमेंडमेंट वाला भी बताऊंगा, आपको दोनों लिख के आना एग्जाम में, प्रायर और आफ्टर अमेंडमेंट। Whoever enter into Benami transaction on and after the date of commencement of Benami Prohibition Amendment Act 2016, तो उसकी पेनल्टी बेटा चैप्टर 7 में लिखी हुई है। कहाँ लिखी हुई है? चैप्टर 7 में। क्लियर है? आगे पढ़ेंगे चैप्टर 7 क्या है। ठीक है, तो देखो 1988 का जो बेनामी लॉ था उसका सेक्शन 3 क्या बोलता था? पहले बेनामी करना नहीं है, यही बोला था। सेकेंड पॉइंट उसका क्या बोल रहा है? बेनामी कर दिया तो पनिशमेंट कितनी लगा दूंगा? 3 साल का जेल और फाइन। लेकिन चैप्टर 7 ऑफ कौन सा? बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016, ये क्या बोलता है? अब पेनल्टी कहाँ लिखी हुई है? चैप्टर 7 में। तो आज के दिन पेनल्टी चैप्टर 7 के अकॉर्डिंग लगेगी। आपको समझ में आ रहा लॉजिकली? बेटा एक्ट पूरा एबॉलिश नहीं हुआ, एक्ट हम आज भी 1988 का पढ़ रहे हैं, बस कुछ ट्रांजैक्शंस में नई अमेंडमेंट आ गई। समझा? चलिए नेक्स्ट आ जाओ। अब कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहला, बेनामी प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। क्या मतलब था बेनामी प्रॉपर्टी का? कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी जिसका कोई नाम नहीं है, अननोन नेम पे परचेज कर रहे हैं, क्या कहलाएगा? बेनामी। तो देखो क्या लिखा मैंने डेफिनेशन। बेनामी प्रॉपर्टी मीन्स एनी प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ बेनामी ट्रांजैक्शन एंड ऑल्सो इंक्लूड्स द प्रोसीड्स फ्रॉम सच प्रॉपर्टी। कुछ समझ में आ रहा? इनकम टैक्स बेटा, मैंने कोई प्रॉपर्टी जो है ना किसी और के नाम पे खरीदा, वो प्रॉपर्टी वो बंदा किराए पे लगा रहा है, उससे क्या आ रहा है? इनकम, रेंट आ रहा है, या फिर बेच के मैंने कैपिटल गेन कमा लिया, वो सब क्या कहलाएगा? बेनामी। इसलिए मैंने क्या बोला था आपको पहले ही कि बेनामी में सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं आता, बेनामी में एवरी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ। बेनामीदार, जिस बंदे के नाम पे तूने प्रॉपर्टी खरीदी ना, जिसका नाम नहीं पता, उसको बोलते हैं बेनामीदार। यानी मैंने किसके नाम पे खरीदी थी अपने एग्जांपल में? श्वेता के नाम पे, तो श्वेता क्या कहलाएगी? बेनामीदार। देखो क्या लिखा है, बेनामीदार मीन्स अ पर्सन और अ फिक्टिशियस पर्सन एज द केस मे बी इन हुज नेम द बेनामी प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड और हेल्ड एंड इंक्लूड्स अ पर्सन हु लेंड्स हिज नेम। तूने अपना किसी को नाम दिया तो भी तू बेनामीदार है। समझा? कुछ इसका एग्जाम्पल कोई बना पाएगा? तूने अपना नाम दिया, फॉर एग्जाम्पल, मतलब किसी ने खरीद रहा था प्रॉपर्टी वैसे अननोन सोर्स से, और मैंने करेक्ट, कोई अननोन सोर्स से खरीद रहा था और मैंने क्या बोला, ठीक है ना तू खरीदेगा तो पकड़ा जाएगा, तो एक काम कर मेरे नाम पे खरीद ले। जैसे लाइट बिल का होता है। यस, तू मेरे नाम पे खरीद ले, क्या बोलेंगे? इट्स अ बेनामी। क्लियर है?
लाइसेंस बनाना रहता तो मोस्टली लाइट बिल और बैंक से लोन लेना रहता तो लाइट बिल के लिए इंडिया में पूरा फेक ही तो है बेटा। आज के दिन किसी को लोन लेना, और हमारी बैंक पागल है, वो क्या बोलती है लोन लेना है तो क्या लेके आओ ITR, क्या लेके आओ ITR भर रखा, यू आर ए जेन्युइन पर्सन, भले तुम्हारे पास कमाई हो या ना हो। लोग वही करते हैं, 3 साल का ITR भरा देते हैं 50,000 रुपये दे के, और क्या ले लेते हैं लोन, फिर बैंक भुगतरी होती है। और इवन इफ तुम्हारे पास जेन्युइन इनकम दिख रहा है तुम्हारे अकाउंट में 70-80,000, लेकिन लोन नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बैठा हुआ हूँ, मैं ITR नहीं भरता, ठीक, तो मेरा लोन ही नहीं हो पा रहा। इवन इफ मेरे अकाउंट में क्या दिख रहा है उनको, इनकम, एवरी मंथ ट्रांजेक्शन दिख रहा है, बट नहीं हो रहा। नेक्स्ट आ जाओ, बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर मीन्स ए पर्सन whether his identity is known or not for house benefit, the benami property is held by the बेनामीदार। बेटा वो हाउस नहीं है, हीज बेनिफिट है, स्पेलिंग चेंज करो। बेनिफिशियल ओनर कौन होगा, जिसके बेनिफिट के लिए तुमने प्रॉपर्टी रखी है, वो क्या कहलाएगा, बेनिफिशियल ओनर। नाउ फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है, द प्राइस दैट प्रॉपर्टी वुड ऑर्डिनरली फेच ऑन द सेल ऑफ द ओपन मार्केट, मतलब ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर मनी मार्केट में ये सेल प्राइस चल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, इट्स अ मार्केट वैल्यू। एंड वेयर द प्राइस रेफर्ड इन सब क्लॉज आई इज नॉट असर्टेनेबल, सच प्राइस एज मे डिटरमाइन इन अकॉर्डेंस विद द सच मैनर। मतलब क्या, मार्केट वैल्यू नहीं पता चल रहा तो कौन डिटरमाइन करके देगा मार्केट वैल्यू, बोलो कौन डिटरमाइन करके देगा तेरा मार्केट वैल्यू, सिंपल सी बात है, डिपार्टमेंट। किसको बोलूंगा मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए, डिपार्टमेंट। याद रहेगा। चलिए, तो ये हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़े। लास्ट डेफिनेशन है बेटा पर्सन। पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन इंक्लूड हो रहा है, इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। बोलोगे सर ये तो सेम एज टैक्स वाली बात होगी, है ना, तो बेनामी पर्सन की डेफिनेशन में सब आ जाएंगे बेटा। इनकम टैक्स में जितने भी पर्सन है वो सब यहाँ पे क्या आ जाएंगे, पर्सन की डेफिनेशन में। कोई दिक्कत है। चलिए अब आता है बेटा मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी। पहले लाइन से ही बेटा क्लियर हो जाएगा, नीचे पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पहला देखो क्या लिखा है, प्रॉपर्टी मीन्स एसेट ऑफ एनी काइंड, मतलब वेदर मूवेबल, इमूवेबल, इंटेलेक्चुअल, मनी फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, कोई भी फॉर्म ना हो। Whether movable or immovable, tangible, intangible, corporeal or incorporeal, and includes any right or interest or legal document or interest evidencing title or interest in the property, and where the property is capable of conversion into some another form than the property in the converted form, and also include the proceeds from that property। ध्यान से बेटा प्रॉपर्टी का तूने क्या कर दिया, फॉर्म चेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने गोल्ड खरीदा ब्लैक मनी से, तो क्या कहलाएगा, बेनामी। करेक्ट है। जब मैंने बेनामी खरीदा, पता है मैंने गोल्ड को छुपाने के लिए क्या कर दिया, गोल्ड का ही बेड बना दिया, पकड़ा गया, अब वो क्या कहलाएगा, बेनामी। याद रहेगा। याद है एक मूवी आई थी जिसमें गोल्ड की कार थी, कोई तो मूवी थी, मूवी का नाम नहीं याद है। नेक्स्ट, इफ अ बेनामी प्रॉपर्टी हैज चेंज इट्स कॉलर और फॉर्म, इवन देन इट विल बी कंटिन्यू टू बी अ बेनामी। तूने उसका फॉर्म भी चेंज कर दिया तभी वो क्या कहलाएगा, बेनामी। Further, if the Benami property has been sold or disposed of, तो भी उसका proceeds क्या कहलाएगा, बेनामी। क्लियर है। एंड लास्ट, the Benami transaction are not confined only to purchase, leasing of female property in the name of another person or mortgaging property for a fictitious consideration is also considered as a Benami। ध्यान से बेटा, सेल परचेज से बेनामी नहीं है, तूने लीज कर दिया, मोर्टगेज कर दिया डम्मी पर्सन के नाम पे, वो भी क्या है, क्यों, क्योंकि जब लीज और मोर्टगेज करेगा तो क्या रिसीव करेगा, कंसिडरेशन, और उस कंसिडरेशन को भी हम क्या मान लेंगे, इट्स अ बेनामी। याद रहेगा पक्का। अभी तक मुझे बताओ, कुछ ज़्यादा चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़े, एक ही चैप्टर पे बातें घूम रही है ना, व्हाट इज बेनामी। ठीक है, चैप्टर बहुत ईजी है बेटा। आ गया जो एक्सक्लूजन, कौन कौन सी प्रॉपर्टी बेटा बेनामी नहीं कहलाएगी, क्या लिखा हुआ है, इफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड बट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी इज पार्टली executed, the same shall not be considered as a benami। यानी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई लेकिन अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा बना नहीं है। नेक्स्ट, इफ द प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन इज डन बेस्ड ऑन द जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, दो अ रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड इवन स्टैम्प ड्यूटी इज पेड, सच प्रॉपर्टी इज नॉट कंसिडर्ड एज अ बेनामी प्रॉपर्टी। बेटा जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बना के और तूने स्टैम्प ड्यूटी पे कर दिया तो क्या कहलाएगा, बेनामी नहीं कहलाएगा। कहने का मतलब क्या,
प्रॉपर्टी देखा जाए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पे है, लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी किसका लीगल डॉक्यूमेंट है? गवर्नमेंट का। और तूने गवर्नमेंट को क्या दे दिया? स्टैम्प ड्यूटी। अब तुझे लगता है गवर्नमेंट तुझे कभी भी इस प्रॉपर्टी को बेनामी बोलेंगे? गवर्नमेंट का पेट भरते रहो, कोई प्रॉपर्टी बेनामी नहीं है। गवर्नमेंट का जिस दिन पेट भरना बंद कर दिया उसी दिन प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? बेनामी। एंड लास्ट, बेनामी प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड अंडर इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 विल नॉट बी लॉन्गर टू बी ट्रीटेड एज अ बेनामी प्रॉपर्टी। ये 3 एक्सेप्शन रट्टा मार के जाना। कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो बेनामी के डेफिनेशन में नहीं आएगा? तो इसका मतलब क्या है, जो अपन ने बेनामी ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन पढ़ा उस ट्रांजैक्शन में ये 3 लिस्ट और बढ़ गए। करेक्ट है? चलो अब जोरदार बेटा, वो एग्जाम में नहीं पूछेगा, जस्ट मैंने अपनी नॉलेज शेयर की आपको। बेनामी वर्सेस डीमोनेटाइजेशन, चलो समझाता हूं। ये मैंने क्यों लिखा, जब मैंने ये एक्ट को पढ़ा, एक्ट कब आया? 2016 में। और डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था? सेम ईयर में हुआ था। चलो अब एक एग्जांपल कोट करता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने ऐसा क्यों लिखा। कौन सी करेंसी बंद हुई थी? 500 और 1000। अच्छा, अभी रिसेंटली भी एक करेंसी बंद हुई है, लेकिन दोनों करेंसी के बंद होने में डिफरेंशिएशन है बेटा। 2000 की करेंसी बंद नहीं हुई है, वो सर्कुलेशन में नहीं है। मतलब 2000 की करेंसी स्टिल इज अ लीगल टेंडर, वेयर एज 1000 एंड 500 की करेंसी पुरानी वाली वो लीगल टेंडर ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आज भी कितने लोगों के पास वो 2 रुपये वाला नोट है, 1 रुपये वाला नोट है और 5 रुपये वाला नोट है। आपको पता है उस एक नोट के ऊपर लाखों रुपए मिलते हैं। अगर आपको उस ईयर का नोट आपने किसी को दिया तो लाखों रुपए में बिकती है। आज भी 50 पैसे का कॉइन क्या सर्कुलेशन में नहीं है, लेकिन क्या वो कॉइन बंद हो गया? नहीं। समझ में आ गया? तो दोनों डीमोनेटाइजेशन ही बोल सकते हो, लेकिन ये वाला डीमोनेटाइजेशन कोई ये नहीं बोल रहा आपको कि हम करेंसी लेंगे नहीं। क्या बोल रहा है? आप करेंसी लाते रहो, लास्ट डेट दे रखा है ना, उस टाइम तक हम करेंसी चेंज करते रहेंगे। उसके बाद ही गवर्नमेंट बेटा चेंज करेगी, जिसके पास बदलता रहेगा। गवर्नमेंट हो सकता है एक्सटेंशन दे दे, तो इसको आप डीमोनेटाइजेशन तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। बस यहाँ पे क्या हो रहा है, करेंसी सर्कुलेशन में नहीं है, करेंसी आज भी लीगल टेंडर है। जस्ट इमेजिन, जब 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ तो 1000 और 500 की करेंसी बंद हो गई। अब 1000 और 500 की करेंसी मेरे पास बहुत थी, अब मैं बैंक जा नहीं सकता क्या करवाने के लिए? चेंज करवाऊंगा तो क्या होगा? बैंक वाले पकड़ लेंगे और किसको इन्फॉर्मेशन दे देंगे? इनकम टैक्स वालों को, गवर्नमेंट को दे देगा। सीबीआई वगैरह की वेट पड़ जाएगी, ईडी वगैरह आ जाएगा मेरे घर पे। मैंने सोचा ठीक है ना, उस टाइम लोगों ने फ्लैट में पैसे डाल दिए। क्या डाल दिए? मतलब 1000 और 500 रुपये की करेंसी से क्या खरीदना शुरू कर दिया? जमीन। क्या खरीदना शुरू कर दिया? जमीन खरीदना शुरू कर दिया, फ्लैट खरीदना शुरू कर दिया। ठीक है, तो बोला अगर बेटा डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे आपने जब करेंसी बंद हुई, करेंसी बंद होने के टाइम पे आपने उस करेंसी को, जब तक वो पीरियड था कितने पीरियड तक आप एक्सचेंज करवा सकते हैं, उस पीरियड में भी आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज किया किसी और के नाम पे उस करेंसी से, तो वो भी क्या मान लूँगा? बेनामी। समझ में आया या नहीं आया? पक्का? लेकिन मुझे बताओ, आज 2000 की करेंसी से मैं कुछ खरीदूंगा, क्या वो बेनामी कहलाएगा? बस क्या बता देना मुझे, सोर्स, कि 2000 रुपये मैंने कहाँ से लाए। समझा? पक्का? तो ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, इसमें कुछ भी मैंने ऐसा नहीं लिखा है। ठीक है, चलो आ जाओ, अब बात करते हैं बेटा। चलो बताओ, पुराने लॉ की पेनल्टी कितनी थी? 3 साल और फाइन। अब आ जाओ, नई लॉ की पेनल्टी देखो। देयर इज ए डिफाइंड पनिशमेंट फॉर commencing any benami transaction after the date of commencement of the bill which includes, देखो क्या लिखा है, for guilty of offense of benami transaction। अगर तुम बेनामी ट्रांजेक्शन में पकड़े गए तो पेनल्टी कितना है? 25% ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का जो भी मार्केट वैल्यू होगा उसका 25%, एंड साथ में जेल कितना जाएगा? 1 साल से लेकर 7 साल तक। ठीक है, नेक्स्ट। और जेल के आगे देखो क्या लिखा हुआ है, कौन सा वर्ड लिखा हुआ है जेल के आगे? रिगिडियस। इसका मतलब क्या होता है? क्या? हाँ, रिगिडियस का मतलब होता है बेटा आपको वहाँ पे काम वाम करने पड़ेंगे। समझा? एक होता है सिंपल जेल जहाँ पे सिर्फ खाना खा रहे होते हैं, और एक होता है जहाँ पे खाना का चुकाना पड़ता है पैसा। ठीक है, काम करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन। ध्यान से बेटा, तूने मजे लेने के लिए डिपार्टमेंट के साथ मजे लेने के लिए काम किया,
तो डिपार्टमेंट क्या बोल रहे, फिर हम तुम्हारा मजा लेंगे, 10% तक की क्या लगा देंगे, पेनल्टी, और 6 महीने से लेके कितने साल तक का जेल लगा देंगे, 5 साल। फॉल्स इंफॉर्मेशन, आगे देखो क्या लिखा है, प्रॉपर्टी विल बी कॉन्फिस्केटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नो कॉम्पनसेशन शैल बी पेबल। ध्यान से, पेनल्टी भी लगेगा, प्रॉपर्टी भी जाएगी, समझा, और उसका कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। समझा या नहीं समझा, पक्का। तो नया वाला पेनल्टी देखा जाए तो बहुत टफ हो गया, पुराने वाले पेनल्टी में तो कुछ था ही नहीं, 3 साल का जेल और फाइन। आ जाओ सेक्शन 6, ये क्या बोलता है, प्रोहिबिशन ऑन रीट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय बेनामीदार। ध्यान से बेटा, बेनामीदार को रिस्ट्रिक्शन लगा रखा कि भैया तू 56% है ना, जब तू रियल ओनर ही नहीं है तो तू प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है क्या, नहीं, और अगर तूने ऐसा किया तो तुम्हारे ऊपर भी यही पेनल्टी लगा दूंगा मैं। समझा, देखो क्या लिखा, नो पर्सन बीइंग अ बेनामीदार शैल रीट्रांसफर द बेनामी प्रॉपर्टी हेल्ड बाय हिम टू द बेनिफिशियल ओनर और एनी अदर पर्सन एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ where any property is retransferred in contravention of the provision of subsection 1, the transaction of such property shall be deemed to be null and void। ट्रांजेक्शन ही क्या माना जाएगा बेटा, null and void। क्लियर है, चलिए हमने क्या क्या पढ़ लिया, बेनामी प्रॉपर्टी का डेफिनेशन पढ़ लिया, बेनामी प्रॉपर्टी के पेनल्टी पढ़ लिया। अब से पढ़ना क्या रह गया, हु विल बी द अथॉरिटी, इतना ही पढ़ना था ना अपन को एक्ट में। आ जाओ, कौन अथॉरिटीज़ हैं, अब कुछ जाना जाना सा नाम लगेगा कि हाँ सर ये नाम तो हमने पढ़ रखा है, अब कहाँ पढ़ रखा है वो बताओगे। अंडर द न्यू अमेंडमेंट एक्ट 4 अथॉरिटीज हैव बीन फॉर्म्ड टू कंडक्ट इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। ध्यान से, 4 अथॉरिटी सिर्फ किसके लिए आया बेटा, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। पहला इनिशिएटिंग ऑफिसर, पता है कौन होगा ये, कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। नेक्स्ट अप्रूविंग अथॉरिटी, ये कौन होगा, एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर, ठीक है। देन एडमिनिस्ट्रेटर, ये कौन होगा, आईटीओ, इनकम टैक्स ऑफिसर। तो देखो कमिश्नर से लेके नीचे तक के बंदे को कहाँ डाल दिया, बेनामी ट्रांजैक्शन की अथॉरिटी में। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल अपॉइंटेड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 इज नोटिफाइड फॉर द पर्पस ऑफ बेनामी। ध्यान से बेटा, जब मैं मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ाऊंगा ना तो वहां पे बताऊंगा मनी लॉन्ड्रिंग के केस कहाँ जाते हैं। तो जो केस मनी लॉन्ड्रिंग का जिस अथॉरिटी के पास जाएगा वही यहाँ का क्या कहलाएगा, एपलेट अथॉरिटी। यानी कंपनी लॉ के केस कहाँ जाते हैं, एनसीएलटी। तो एनसीएलटी कौन है उसका, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और एपलेट अथॉरिटी है एनसीएलटी और एनसीएलटी। तो इसका कहाँ पे डाल दिया है, मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग में जब अथॉरिटी का नाम बताऊंगा तो वही अथॉरिटी यहाँ पे डाल देना। बट इन्वेस्टिगेशन और इंस्पेक्शन अथॉरिटी कौन कौन है, असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर, देन एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर और इनकम टैक्स ऑफिसर। लेकिन तीनों का देख रहे हो डेजिग्नेशन अलग अलग है। इनकम टैक्स ऑफिसर को एडमिनिस्ट्रेटर का नाम दिया गया है, एसीडीसी एडिशनल कमिश्नर ज्वाइंट कमिश्नर को अप्रूविंग अथॉरिटी और एसीडीसी को इनिशिएटिंग ऑफिसर, मतलब इंस्पेक्शन इंक्वायरी करने का ऑर्डर यही दे सकते हैं। क्लियर है, चलिए अब आते हैं बेटा नोटिस और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। लॉ मेकर क्या बोल रहा है, इनिशिएटिंग ऑफिसर बताओ कौन है, कौन है, अभी हमने पढ़ा एसीडीसी, असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर। ध्यान से, एसीडीसी आपको नोटिस भेजेगा, क्या भेजेगा, नोटिस। नोटिस पता है कौन सा वाला होता है, एससीएन। क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म है सो कॉज नोटिस। इसका मतलब पता है क्या होता है, तू बता मैं तेरे साथ ऐसा क्यों ना करूं। समझा, जैसे मान लो इसके पास बेनामी प्रॉपर्टी है तो मैं एसीडीसी ने किसको नोटिस भेज दिया, श्वेता को नोटिस भेज दिया, क्या बोला, बेटा तू रिप्लाई कर मैं तेरे साथ ऐसा क्यों ना करूं। इसका मतलब इसको आके डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा ये प्रॉपर्टी किसकी है। इसको बोल सकते हैं, कहना है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, है ना। नेक्स्ट, अ सो कॉज नोटिस शैल आल्सो बी इशूड टू द बेनिफिशियल ओनर। नेक्स्ट, आफ्टर कंडक्टिंग द इंक्वायरी द इनिशिएटिंग ऑफिसर शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 90 days from the date of notice shall pass an order for conducting the provisional attachment or revoke the provisional attachment with the prior approval of approving authority। बताओ कौन है approving authority, एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर। सुन बेटा अब प्रैक्टिकली समझो, मान लो मैं एसीडीसी हूँ और मान लेते हैं श्वेता बेनामीदार है या इसका बेनामी प्रॉपर्टी है, तो मैंने क्या भेजा, सो कॉज नोटिस। अब ये आएगी रिप्लाई करेगी,
कितने दिन का टाइम दिया गया उसको? 90 days का। आफ्टर कंडक्टिंग इंक्वायरी, जब मैं इंक्वायरी कर लूंगा उसके 90 डेज में, इनिशिएटिंग ऑफिसर 90 डेज के अंदर में क्या करेगा? पास एन ऑर्डर फॉर कंटिन्यूइंग द प्रोविजनल अटैचमेंट। मतलब 90 दिन के अंदर में मैं ऑर्डर दे दूंगा। कौन ऑर्डर देगा? इनिशिएटिंग ऑफिसर। किस बात का ऑर्डर देगा? भैया तेरी प्रॉपर्टी में जब्त कर रहा हूं। क्या कर रहा? मैं तेरी प्रॉपर्टी को जब्त कर रहा हूं। क्लियर है? आगे, लेकिन परमिशन किससे लेके आएगा? परमिशन किससे लेके आएगा? अप्रूविंग अथॉरिटी से। ध्यान से याद रखना, इनिशिएटिंग अथॉरिटी प्रॉपर्टी को जब्त तब तक नहीं कर सकती जब तक कि अप्रूविंग अथॉरिटी अलाउ ना कर दे। क्लियर है? तो आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनेगा एमसीक्यू, क्या एसीडीसी के पास एब्सोल्यूट पावर है टू जब्त द प्रॉपर्टी? नहीं। किससे परमिशन लेके आएगा वो? एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर से। आगे आ जाओ, थर्ड पॉइंट, वेयर प्रोविजनल अटैचमेंट हैज बीन मेड द अथॉरिटी शैल पास एन ऑर्डर फॉर द प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी or not attach the property with the prior approval of approving authority. Where the initiating officer passes order for continuing the provisional attachment, initiating officer shall within 15 days from the date of attachment draw up a statement of case and refer to the adjudicating authority. जब भी आप अटैचमेंट करने के लिए जाओगे तो 15 दिन के अंदर में किससे सलाह लोगे? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में कहाँ पढ़ेंगे? अभी बताया, मनी लॉन्ड्रिंग चैप्टर में। कहाँ पढ़ेंगे? मनी लॉन्ड्रिंग। नेक्स्ट आ दो, टू फर्दर होल्ड द प्रॉपर्टी द केस रेफर्ड टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विच विल एग्जामिन ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंसेस रिलेटिंग टू द मैटर एंड पास ऑर्डर ऑन वेयर और नॉट होल्ड प्रॉपर्टी एज बेनामी। Based on the order of adjudicating authority, the administrator will confiscate the property. Administrator कौन था? इनकम टैक्स ऑफिसर। वो क्या करेगा? कॉन्फिस्केट। ध्यान से बेटा, अटैच और कॉन्फिस्केट दोनों में डिफरेंस है। अटैच का मतलब मैंने तेरी प्रॉपर्टी का इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सीज कर दिया, तू अब उस प्रॉपर्टी पे आ जा सकता है लेकिन मेरे से पूछ के। लेकिन जैसे ही प्रॉपर्टी बेनामी दिखी तो क्या कर लूंगा? उसको मैं कॉन्फिस्केट कर लूंगा। अब वो कॉन्फिस्केट करने का ऑर्डर कौन देगा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज देगा। और कौन कॉन्फिस्केट करके आएगा? इनकम टैक्स ऑफिसर। क्लियर है? आगे, इन केस द इंडिविजुअल इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर, तो आप अपील कर सकते हो। कहां पे बेटा? एपलेट ट्रिब्यूनल। और एपलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से भी खुश नहीं हो तो, और हाई कोर्ट से भी खुश नहीं हो तो, और सुप्रीम कोर्ट से भी खुश नहीं हो तो बीबी के, भगवान भला करे। करेक्ट है? फिर बेटा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए। सुप्रीम कोर्ट के बाद बीबी के नया कोर्ट लॉन्च हुआ है, भगवान भला करे। बेटा वो कोर्ट नहीं है, वो बस ऐसे मैं जोक से पार्ट बोल देता हूँ। ठीक है, लास्ट कोर्ट कौन है? सुप्रीम कोर्ट। चलो लास्ट आते हैं बेटा, सेक्शन 26, एडजुडिकेशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी। द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगा बेटा? नोटिस भेजेगा। किसको? 3 लोगों को, बेनिफिशियल ओनर को, दूसरा बेनामीदार को, और तीसरा जो भी उसका इंटरेस्टेड पार्टी होगा, चाहे वो बैंक हो या कंपनी हो, और एनी पर्सन जिसका क्लेम है उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, सबको क्या भेज देगा? नोटिस। फॉर एग्जाम्पल इस फ्लैट पे मैंने LIC ले रखा है, तो मुझे बताओ LIC वालों का इंटरेस्ट आ गया, और कल के दिन पता चले ये फ्लैट ही बेनामी है, तो नोटिस किसको जाएगी? LIC वालों को भी। समझा? नेक्स्ट आ जाओ, The adjudicating authority shall issue notice within a period of 30 days from the date on which a reference has been received, or a notice shall be provided a period of not less than 30 days to furnish the information sought. यानी adjudicating authority बेटा 30 दिन का तुम्हें टाइम देता है, आजा भाई मेरे साथ मीटिंग कर, और अगर 30 दिन के अंदर में तू नहीं आया तो एक्शन मैं लूँगा। ठीक है, आगे, if property is held jointly by more than one person, then adjudicating authority shall make all endeavor to serve notice to all person. Whether a notice is served on only any one person, then notice shall not be invalid on the ground that the said notice was not served to the another person. ध्यान से बेटा, अगर एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं उसमें तो नोटिस सबको जाएगा, लेकिन मान लो डिपार्टमेंट भूल गया, एक को भेजा एक को नहीं भेजा, हम मान लेंगे दूसरे को भी डीम्ड जा चुका है। समझा? आप ये मत बोलना सर आपने मुझे तो भेजा नहीं, मेरा तो ईगो हर्ट हो गया, आपने मुझे भेजते तब तो मुझे पता चलता ना कि प्रॉपर्टी बेनामी है। नहीं, समझा? लास्ट आजा बेटा, उसको मालूम कैसे पड़ेगा कि वो प्रॉपर्टी बेनामी है? मतलब जिस इंसान को नहीं भेजा गया है। जिस इंसान को नहीं भेजा गया
जब नोटिस आएगा, कोर्ट का ऑर्डर आएगा, आजा बेटा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बुलाएगा। नोटिस अगर ले गया तो जैसे फॉर एग्जांपल तुम दोनों ने मिलकर प्रॉपर्टी लिया, हाँ। ठीक है, तुम्हारा नाम डिस्क्लोज नहीं हो पाया, ठीक, तो नोटिस इसको चला गया। अब इसको चला गया तो जब ये ट्रायल पे गई तो क्या बोला, मैं थोड़ी अकेले हूँ, श्वेता भी है, ठीक है। अब सीधा तुम्हें उठा के लाया जाएगा। अब तुम ये बोलोगे सर मुझे तो नोटिस नहीं भेजा था, मैं तो नहीं आ रही। नेक्स्ट समन भेजेंगे ना। हाँ, in addition to the benami property referred by initiating officer, other property which is found to be benami in the proceeding। ध्यान से बेटा, जब तुम्हारा केस गया था तो एक ही प्रॉपर्टी पकड़ा गया, लेकिन केस की इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन पे जन्म कुंडली बाहर आने लगी, उसके बाद जितनी प्रॉपर्टी पाई जाएगी सबको क्या मान लेंगे, लेकिन ध्यान से बेटा सोच के आंसर देना। मेरी टोटल 9 प्रॉपर्टी सामने आई, 9 में से 4 का सोर्स नोन था और 4 का अननोन, तो 4 ही सिर्फ बेनामी कहलाएगी, जो नॉन सोर्स वाली है वो बेनामी नहीं कहलाएगी, मतलब सिर्फ वो 4 प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट होगी। आगे, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल पास एन ऑर्डर फॉर रिवोकिंग द अटैचमेंट ऑर्डर विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच रेफरेंस इज मेड। ध्यान से, मैक्सिमम 1 साल के लिए अटैचमेंट होता है, कितना, 1 साल, यानी 1 ईयर के अंदर में इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन पूरा आपको कंप्लीट करके प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट वगैरह जो करना है करो, ठीक। आगे आ जाइए, मीनिंग ऑफ कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी क्या लिखा हुआ है, इफ द प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केटेड कंसिस्ट ऑफ कैश, गवर्नमेंट और अदर सिक्योरिटीज, बुलियन, ज्वेलरी और अदर वैल्यूएबल, द एडमिनिस्ट्रेटर शैल कॉज टू डिपोजिट देम फॉर सेफ कस्टडी इन द नियरेस्ट गवर्नमेंट ट्रेजरी और ब्रांच ऑफ द आरबीआई और द एसबीआई और subsidiaries or in any authorized bank. The administrator shall also maintain a register। कौन से फॉर्म में, फॉर्म नंबर 1। ये फॉर्म आपको एग्जाम में पूछेगा बेटा, जब आपके पास क्या पाया गया, ज्वेलरी, कैश, बुलियन, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर और भी किसी कंपनी का शेयर्स पाया गया और सब क्या था, फिक्टिशियस नेम पे, तो वो सारे सिक्योरिटी हम कहाँ पे जमा कर देंगे बेटा, गवर्नमेंट की सेफ कस्टडी में, और उसके रिगार्डिंग हम रिपोर्ट मेंटेन करेंगे, रजिस्टर मेंटेन करेंगे फॉर्म नंबर 1 में। The administrator shall maintain a register containing the details in form number 2 for recording entries in respect of the property other than movable property such as cash, government or other securities, bullion, jewelry। मतलब क्या, देखो कैश, सिक्योरिटी, बुलियन, ज्वेलरी होगा तो फॉर्म नंबर 1 में, इसके अलावा कुछ होगा तो फॉर्म नंबर 2 में। याद रहेगा। तो देखो एक्ट बहुत ही छोटा था ना, सिर्फ एक्ट में याद क्या रखना, बेनामी ट्रांजेक्शन क्या है, उसके रिगार्डिंग पनिशमेंट क्या है, बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, पकड़े गए तो ऑफिसर्स के पास केस जाएगा। 3 लेयर ऑफिसर है, कौन कौन, इनिशिएटिंग ऑफिसर, दूसरा नहीं 3 लेयर ऑफिसर है ना, एक है आपका इनिशिएटिंग ऑफिसर, दूसरा है आपका अप्रूविंग अथॉरिटी और तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटर। इन 3 लेयर अथॉरिटीज आपको डिसाइड करेगी और फिर आपकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करेगी, फिर आपके ऊपर फाइन और पेनल्टी लगाया जाएगा। ठीक है, बताओ नए लॉ में पनिशमेंट कितना है, 1 to 7। नए लॉ में मार्केट वैल्यू का 25% फाइन लगेगा और 1 से लेकर 7 साल तक का जेल होगा, और फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया तो 10% का फाइन और मैक्सिमम जेल 6 महीने से लेके 5। क्लियर है, खत्म हो गया बेटा आपका छोटा सा चैप्टर, दैट इज बेनामी।